इलस्ट्रेशन नंबर 9 आपको होमवर्क के लिए दिया गया था। इसके अंदर आपको ये दे रखा है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का डिटेल्स। नीचे 1550 एक्सटिंग्विशर्स वर मैन्युफैक्चर्ड ड्यूरिंग द ईयर। ओके, इतने बनाए गए थे। 1500 वर सोल्ड ड्यूरिंग द सेम ईयर। सो व्हाट इज द क्लोजिंग स्टॉक? 50 extinguishers. The cost record show the factory overhead work out at 8.25. तो ये किस पे लगते हैं? जितना बनाया उस पे, ठीक है। 1550 के हिसाब से लग जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड भी उस हिसाब से लग जाएंगे। कॉस्ट अकाउंट ने दिखाया है प्रॉफिट इतना, आपको बनाना है फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट इन द कॉस्टिंग बुक्स एंड अकाउंट शोइंग रिकॉन्सिलिएशन बिटवीन ये। ओके, रिकॉन्सिलिएशन बनाना है, तो दोनों का प्रॉफिट तो है हमारे पास में। तो जिन लोगों ने कॉस्ट शीट बनाई है उन्होंने क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन के लिए बनाई है, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन आप लोगों से नहीं होगी, आई कैन क्लियरली अंडरस्टैंड दिस, लेकिन उसके लिए मुझे चाहिए कि पहले इतनी कॉस्ट शीट तो बनी हुई हो कम से कम। 1550 यूनिट पे बनानी है। फॉर्मेट आपको पता है, मटेरियल, लेबर, उसके बाद में फैक्ट्री ओवरहेड पर यूनिट दे रखा है, ऑफिस ओवरहेड भी पर यूनिट दे रखा है, WIP के बारे में भी कुछ दे रखा है क्या? एक्चुअल वाली दे रखी होगी, ये रहा WIP, टोटल लगाना है। ये क्लोजिंग है और ओपनिंग है नहीं तो प्लस ओपनिंग 0 कर देना। क्लोजिंग वाली आपने लेस कर दी, वर्क्स कॉस्ट आ गई, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स निकालना सिखा देंगे। तो ये कॉस्ट शीट है ना, ट्राई की हुई होनी चाहिए। नहीं आती का बहाना तो कॉस्ट शीट का होता ही नहीं, खाली फॉर्मेट बना के आ जाओ, भले ही आप आगे अमाउंट मत लिख के लाओ, नहीं हो रहा है तो। उसके बाद में रिकॉन्सिलिएशन सिखाऊंगी। जो होमवर्क में दिया है उसको मैं कभी आपको इतना स्पेयर करने ही नहीं वाली कि आपको मैंने दिया और अगले दिन आपने बोला नहीं हुआ कॉपी रह गई और मैंने बोला कि चलो मैं करवा देती हूँ, ये कभी नहीं होगा। वो होमवर्क वाला क्वेश्चन रिपीट तब होगा जब आप बोलेंगे ये किया और इस पॉइंट में डाउट है। होमवर्क देने का मतलब है, मुझे भी पता है कि उस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही पॉइंट में डाउट आएगा। तो अब मैं आपके मुंह से क्या सुनना चाहती थी कि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू नहीं आई, जो इन लोगों ने बोला कि सिर्फ एक पॉइंट नहीं आया बाकी हो गया, तब तो बताने का भी मन करे। देखो पहली चीज तो ये कि बुक का सॉल्यूशन इज जस्ट फॉर ओनली रेफरेंस, कि क्या वो भी शुरू में, क्योंकि अभी आपकी कॉस्टिंग शुरू हुई है तो आपको ये चीजें पता नहीं है कि क्या बनाना है और कैसे बनाना है। देख लिया कि कॉस्ट शीट बना रहा है वो, तो उसके बाद में अपनी बुक के सॉल्यूशन के ऊपर एक कॉपी रख दिया करो, फिर अपनी कॉस्ट शीट बनाया करो। शुरू से ही अपने आप से ईमानदार रहें, ऐसी हैबिट डालोगे तब तो आगे कॉस्ट समझ में आएगी। और अगर आपने बुक को देख के सिर्फ कैलकुलेटर उठा के किया, सो आई कैन गारंटी यू जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया है आपका वो रट्टा लगाकर भी कल सही नहीं होगा, देख लेना भले। इलस्ट्रेशन नंबर 13 क्वेश्चन बताए ना इस बार तो टेस्ट का, फिर फुल मार्क्स आ जाने चाहिए सबके। लगा के आना रट्टा, कल कुछ नहीं आएगा आपका। आप कुछ मर्जी करो, कल आपको इलस्ट्रेशन नंबर 13 करना है, ठीक है। आप कुछ मर्जी करो, मैंने बोला ही नहीं ना, आप यूं का यूं उतारो, बस चीटिंग यहां नहीं होगी। वो प्रैक्टिस क्वेश्चन का मतलब है प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो इलस्ट्रेशन नंबर 7 और 12 मुझे करवाना है। 12 आपने किया था इसीलिए करवाने की इच्छा भी है। 7th करवाने से पहले मुझे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखानी है। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी नहीं, स्टोरी सुनाऊंगी। तो अब पढ़ा के क्या करना है, जब अपन ने पढ़ना ही नहीं है तो फिर अपन कहानियों में ही बात करते हैं। मेरे को पता है तुम्हारा एक्सेप्शन, ठीक है, तो अपन अब कहानी ही सुनते हैं। जैसे को तैसा, चुप रहो। अब मुझे ये बताइए कि आप लोगों में कभी किसी ने किसी तरह की कोई स्टॉल लगाई हो स्कूल में, किसी एग्जीबिशन में, किसी मेले में, कभी किसने लगाई है? देव ने क्या लगाई है? अरे वाह। और आर्श ने भी लगाई है, किस चीज की? अच्छा, फिर तो उसको तो सेंस भी बहुत ज्यादा होगा बिजनेस का। सुमित ने भी लगाई है, किस चीज की? 6ठी 7वीं में। ओके, तो जिन्होंने लगाई उनका बहुत बढ़िया, वरना आज हम लगा लेते हैं एक। मैं एक स्टॉल लगा रही हूँ ना, 1 मिनट रुको। हाँ बिल्कुल लगाई। गेम्स, अरे अगर ये नहीं किया तो फिर क्या मजा जिंदगी का।
चलो अब आप लोगों से सीधा पढ़ाई तो हो नहीं रही और मुझे तो आज इस चैप्टर को संपूर्ण करना है। एक होता है खत्म करना है, एक होता है संपूर्ण करना है। ठीक है, तो संपूर्ण करना है ना, तो मैं तो अच्छे से करने वाली हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे हमने अपनी स्टॉल लगाई है। इतनी सुंदर स्टॉल देने के लिए उन्होंने हमसे कुछ चार्ज भी किया होगा ना। एक दिन ही लगानी थी, कितना मान लेते हो आप? 1000 रुपए ले ली। ₹1000 वर स्टॉल चार्जेस फॉर अ डे। एक ही दिन स्टॉल लगानी थी। अब मैं इसमें कुछ भी बेचूं, कितना भी बेचूं, उनको कोई मतलब नहीं ना। तो ये फिक्स चार्जेस है या नहीं? फिक्स्ड चार्जेस है। अब मैं क्या चीज की स्टॉल लगा रही हूँ? नो, इट्स कपकेक। ठीक है, मैंने कपकेक की स्टॉल लगाई है और मुझे एक कपकेक को बनाने में 30 रुपीज का खर्चा आता है। ये वेरिएबल कॉस्ट है या फिक्स्ड कॉस्ट है? वेरिएबल है, क्योंकि मैंने बोला कि एक को बनाने में 30 रुपए का, तो दो को बनाने में 60 का, तीन को बनाने में 90 का, इस हिसाब से खर्चा आएगा। ठीक है, अब मैंने बहुत अच्छे से स्टॉल को जचा लिया है। अब कस्टमर आते हैं। कौन आ रहा है पहले? नहीं, पहले शाविका ने हाथ ऊपर किया, तो पहले शाविका आती है। हाँ, आप दोनों तो साथ ही आओगी ना। अभी रितिका और शाविका आए और उन लोगों ने बोला कि कपकेक चाहिए। ठीक है, अब मैंने इनको एक कपकेक सेल करना है और है ना, सीए पढ़ने के बाद ये स्टॉल लगाई थी, तो थोड़ा ज्यादा दिमाग चल रहा था कि ना 30 रुपए तो बनाने में लग गए। कितने मांगे तुमने? दो कपकेक चाहिए। कितने में सेल करूं? अपना अपना दिमाग लगा के बताओ, मुझे एडवाइस दो तुम। ये क्या ऐसे सेंस लगा रहे हो या ऐसे कुछ भी? सेलिंग प्राइस कौन तय करता है? कॉस्ट में कोई चीज थी ना, हेल्प करती थी सेलिंग प्राइस तय करने में? कॉस्ट शीट, सारा खर्चा जोड़ के फिर प्रॉफिट जोड़ के, है ना, तो कॉस्ट शीट तय करती थी। ऐसे हम कुछ भी बोली थोड़ी लगा रहे हैं। यहाँ पे ऑक्शन चल रही है, जो आप बोल रहे हैं ये, तो ऐसा तो कुछ है नहीं। तो मुझे तो दिमाग लगाना चाहिए था, पर मैंने अपना थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लगा लिया और मैंने इन लोगों को बोला 1060 रुपीज बनते हैं आपके। ये क्या चार्ज किया है मैंने ऐसा सोचा भी आगे कस्टमर आए ना आए, ये स्टॉल वाला खर्चा तो निकालो। ये दो भूले भटके आए हैं, इनसे ले लेते अपन 1060 रुपए और इनसे मांगे, ये भी चली गई। समझ आ गया? ये अगर मैं ऐसे पैसे मांगूंगी, इसका मतलब ये तो कॉस्टिंग की नॉलेज नहीं है बिल्कुल। तो कायदे से ठीक है, माना आपको इस स्टॉल के पैसे रिकवर करने और करने भी चाहिए। अगर आप में थोड़ी सी भी कॉमर्स की, बिजनेस की सेंस है, तो ये तो कॉमन सेंस है कि आपको ये 30 रुपए तो लेना ही है, अपना प्रॉफिट भी लेना ही। और ये 1000 रुपए का जो स्टॉल का पूरे दिन का खर्चा है ना, आज जितने भी कस्टमर आए उनसे थोड़ा थोड़ा करके ये भी लेना है। पर पहले कस्टमर के केस में मैं ये कैसे बता दूं कि कितने आएंगे, कितना लेना है? भाई अगर तो मेरे को कोई बता दे कि 100 लोग आएंगे, तब तो मैं 10 रुपए शाविका से इसके जोड़ लूं। स्टॉल वाले 30 रुपए बनाने में लगा, 10 रुपए का मैं अपना प्रॉफिट रख लूं और उसको बोल दूं कि 50 रुपए का एक कप केक है, पर मुझे तो पता ही नहीं है पूरे दिन में कितने कस्टमर आएंगे। तो फिर फर्स्ट कस्टमर के केस में जब आपको ये बात पता ही नहीं होती, तो आप क्या करते हो? एक एस्टिमेशन या अनुमान लगाते हो। अब मैंने ये अनुमान लगाया कि हाँ, आज पूरे दिन 100 कस्टमर आएंगे और ये 100 लोगों से मैं अपने इस स्टॉल वाले खर्चे को वसूल कर सकती हूं। तो एक इंसान से कितना लेना चाहिए? तो भाई इसके लिए कैलकुलेटर मत उठाओ, कपकेक का नहीं, स्टॉल का। 10 रुपए, 30 रुपए कपकेक को बनाने में लग रहे हैं, 10 रुपए आपने फिक्स चार्जेस की रिकवरी की और 10 रुपीज सपोज आपने प्रॉफिट जोड़ दिया और आपने सेलिंग प्राइस तय कर दिया कितना? 50 रुपीज। आप देखेंगे ये कॉस्ट शीट है। कल परसों मैंने आपको ओवर रिकवरी और अंडर रिकवरी सिखाई थी। तब मैंने आपको कहा था एक तो होता है जो एक्चुअल में होता है, एक होता है जितना आपने कॉस्ट शीट में लिखा। और उस टाइम मैंने ये बात बोल दी थी कि मुझे नहीं पता आप कम ज्यादा क्यों लिख रहे हो,
आज आपको पता चला कम ज्यादा क्यों लिख रहे हो, हमको शुरू में थोड़ी पता होता है कि कितने लोग आएंगे। एक बार आपने अंदाजे से एक कस्टमर के बिल में डाल दिया कि भाई 10 रुपये, ये तो था जो आपने कॉस्ट में लिखा। अब बाद में क्या होता है, बाद में केवल 50 कस्टमर्स ही आते हैं, यानी मुझे उनसे 20 रुपीज चार्ज करना चाहिए था हर एक कस्टमर से, मेरी गलती रह गई। तो एक्चुअल में 20 रुपी पर कस्टमर का खर्चा बनता है, मैंने 10 रुपी चार्ज किया कॉस्ट में। इज इट अंडर रिकवरी और ओवर रिकवरी? अंडर रिकवरी है, समझ गए? ये कॉन्सेप्ट मैं आपको इतनी जल्दी बताना नहीं चाहती थी क्योंकि ये आगे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में काम आता है, लेकिन आपके एक इलस्ट्रेशन की वजह से मुझे ये बताना पड़ा। ठीक है, सो इलस्ट्रेशन नंबर 7 की वजह से आपको ये बात अब से क्लियर रहेगी कि रिकवरी अंडर क्यों होती है, ओवर क्यों होती है, क्योंकि हमें शुरू में नहीं पता होता कि हमें क्या प्राइस रखना है, हम अंदाजे से रखते हैं। और फिर एक्चुअल जो अकाउंट्स की बुक्स कब बनती है, वो तो लास्ट में बनेगी, उसने तो सही बात लिखी होगी, क्योंकि जो चीज लास्ट में बन रही है उसको तो सब पता है ना क्या हो गया, पर कॉस्ट तो शुरू में बनानी पड़ेगी, तभी आपका प्राइस तय होगा, तभी आप किसी को कुछ बेचोगे। इसीलिए दोनों की बुक्स में फर्क आ रहा था। तो अब आपको रिकवरी का कॉन्सेप्ट समझ आ गया हो तो हम इलस्ट्रेशन नंबर 7 पे मूव कर सकते हैं। कहानी यहीं तक थी। तो जूम मीटिंग पे जो भी स्टूडेंट्स है, टेल मी आर यू देयर? और बात समझ में आई? ओके, परफेक्टली फाइन। 12 स्टूडेंट्स है मेरे को मिला के। अब आ जाइए इलस्ट्रेशन नंबर 7। अब आपके लिए ये कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल होने वाला है। क्या बोला है इसने? गिवन बिलो द ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट ऑफ विकास इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर अकाउंटिंग ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। ये है अकाउंट्स के वो लोग जिनका साल खत्म होने के बाद जिनको सामान मिला है, यानी ये जो भी चीजें हैं इन्होंने लिख रखी है, ये सब क्या है? ये सब एक्चुअल है, इसमें कुछ भी एस्टिमेट की हुई चीजें नहीं है, क्योंकि साल खत्म होने के बाद तो हमें दूध का दूध और पानी का पानी सब पता लग जाता है। तो अब नीचे क्या लिखा? नॉर्मल आउटपुट ऑफ द फैक्ट्री इज 2 लाख यूनिट्स और आपकी सेल हुई 2,50,000 की। ठीक है, नॉर्मल का मतलब पता है क्या होता है? नॉर्मल का मतलब ये होता है कि हमने जब ये अंदाजे लगाए थे ना फिक्स्ड कॉस्ट के, तो वो अंदाजे किस हिसाब से लगा रखे हैं? 2 लाख के हिसाब से। पर रियल में कितनी सेल हुई? 2.5 लाख। तो ये 2.5 लाख की सेल रियल में तब होगी ना जब आपने बनाए होंगे 2.5 लाख। भाई ऐसे तो है नहीं मैंने 2 लाख बनाए और बोल रही हूँ 2.5 लाख की सेल हो गई, ऐसे कैसे होगी? यानी आपके अंदाजे तो गलत थे और वो अंदाजों की गलती फिक्स्ड ओवरहेड में हुई। ठीक है, अब इसने क्या बोला है? प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ रिकंसिलिएशन एज पर कॉस्ट अकाउंट एंड फाइनेंस अकाउंट। भाई मेरे पास फाइनेंस अकाउंट का प्रॉफिट तो है, कॉस्ट का मुझे कोई दे दे तो मैं रिकंसिलिएशन करके उसको दे दूं। कॉस्ट का कोई दे नहीं रहा है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? कॉस्ट शीट बनानी पड़ेगी। निकालिए कॉपी, शुरू से जैसे जैसे बोलती जाऊं वैसे वैसे लिखिए। डायरेक्ट मटीरियल। अब बताना कि जब मैंने शाविका से पैसे चार्ज कर रही थी तो 30 रुपीज वेरिएबल कॉस्ट तो मुझे पता थी ना, उसमें तो गलती नहीं है, उसमें गलती हो ही नहीं सकती। नॉर्मल यूनिट एक्चुअल यूनिट कुछ नहीं है, वो तो मेरे को पता है एक्चुअल में जितनी लगी है उतनी चार्ज की थी। तो गड़बड़ कहाँ आएगी? केवल फिक्स्ड कॉस्ट में। तो आपको जो भी डायरेक्ट खर्चे लग रहे हैं उनको तो आप सीधा सीधा लिख सकते हो, उनमें तो गलती है ही नहीं वेरिएबल में। कॉस्ट शीट के फॉर्मेट में सबसे पहले शिव क्या आता है? डायरेक्ट मटेरियल। चलिए को फॉर्मेट बनाओ अच्छे से। स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट एंड डोंट एक्सपेक्ट कि मैं यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर फॉर्मेट बना के आंसर करूंगी। आपकी कॉपी में सुंदर होना चाहिए, मार्क्स मेरे लिखने के नहीं है। स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट में पहली चीज लिखिए डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल वेरिएबल कॉस्ट है, वो तो हमें भी एक्चुअल पता थी, यानी 3 लाख। प्लस कीजिए डायरेक्ट वेजेस 2 लाख। डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, वेजेस तो लिख दिए ना, मटेरियल वेजेस और एक्सपेंसेस, 3 चीज को प्लस करके प्राइम कॉस्ट आती है। भाई मटेरियल वेजेस लिख दिए, एक्सपेंसेस है नहीं, प्लस कर दो, प्राइम कॉस्ट आ गई। प्राइम कॉस्ट कितनी आई ये बताओ? सबकी कॉपी में है, क्वेश्चन कंप्लीट करवाते कॉपी देखी जाएगी, ध्यान से लिखना। प्राइम कॉस्ट में क्या ऐड करते हैं? फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करते हैं। भाई कॉस्ट जो फैक्ट्री ओवरहेड ऐड कर रही है वो असली वाले कर दिए होंगे या उसने अपना ही शुरू में फालतू का दिमाग चलाया?
बिल्कुल करेक्ट निधि, उसने अपना ही दिमाग चलाया शुरू शुरू में। तो क्या है नीचे देखिए, फैक्ट्री ओवरहेड आर फिक्स्ड अप टू ₹60,000। टोटल फैक्ट्री ओवरहेड 1,20,000 में से 60,000 फिक्स्ड है, तो वेरिएबल कितने? 60,000। वेरिएबल में कोई पंगा है क्या? वेरिएबल तो आपको ही पता था, तो आपने उतने ही लगाए हैं। तो ये तो 60 लिखो, ऐड करो फैक्ट्री ओवरहेड, नीचे लिखो वेरिएबल 60,000। नहीं, फिक्स कैसे 60? फिक्स में तो तुमने ज्यादा दिमाग चला रखा है। हाँ, ऐड करते ना फैक्ट्री ओवरहेड, उसके अंदर आप वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड ऐड कर दो 60,000, और फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड में आप अभी सोच के बताओ कि आपने गलत सोचा था ना कि 2 लाख यूनिट, आपने 2 लाख यूनिट के हिसाब से लगा दिया फिक्स्ड। लगाना किसके हिसाब से था? 2.5 लाख के हिसाब से। तो आपको वो वाला फॉर्मूला आता है, जो लोग पहले मुझसे फाउंडेशन पढ़े हैं, या अखिलेश सर भी सेम ही फॉर्मूला बताते हैं कि 2 लाख यूनिट के हिसाब से जब आपने हिसाब किया तो फिर 60,000 की फिक्स्ड कॉस्ट लिखी थी, रियल में 2,50,000 यूनिट्स के लिए कितनी होगी? आपका अनुमान गलत था ना? सबको निकालने दो, और अगर नहीं आता है तो मैं रिपीट कर सकती हूँ। करे रिपीट, इसको कैसे निकालते हैं मैं ही बताती हूँ, रुको रितिका। बिल्कुल करेक्ट, 75,000। परफेक्ट आदित्य। देखो क्या हुआ है, जिनका आंसर नहीं आया वो गौर से सुनिए। फिक्स्ड कॉस्ट की रिकवरी शुरू शुरू में आपने सोचा था कि 2 लाख यूनिट बिकेगी, लेकिन वो आपका अनुमान गलत था, असल में 2.5 लाख यूनिट बिकी। तो अब क्या हुआ, फिक्स्ड कॉस्ट में चेंज आ गया। तो फिक्स्ड कॉस्ट कितनी होनी चाहिए? इफ 2 लाख के लिए 60,000 है, तो 2,50,000 के लिए कितनी होनी चाहिए? हमें जिसके लिए निकालनी है उसको रखेंगे ऊपर, जिसके लिए दी गई है उसको रखेंगे नीचे, जो दिया गया है उसको रखेंगे मल्टीप्लाई में। हमेशा आपका क्वेश्चन मार्क राइट साइड डाउन में आना चाहिए, और इसी को ऐसे लिखना है कि क्या, अगर आप इसको और सिंपल करना चाहते हैं तो ऐसे बना लिया करो, जिसके लिए निकालना है उसको ऊपर रख दिया करो, जिसके लिए दिया गया हो उसको नीचे रख दिया करो, और उसके बाद में जिस फॉर्मेट में लिखा है उसी फॉर्मेट में नीचे उतार दो। 2.5 लाख, 2 लाख मल्टीप्लाई 60,000। समझ आ गया? पहले एक ऐसा फिल इन द ब्लैंक्स वाला कॉलम बनाओ ऊपर की तरफ कि फिल इन द ब्लैंक्स है क्या, और उसके बाद में एज इट इज ऊपर नीचे और मल्टीप्लाई में लिख दो। तो ये 75,000 आ गया। अब फैक्ट्री ओवरहेड में लिखो 75,000 फिक्स्ड। टोटल कितने हो गए कॉस्टिंग में? 1,35,000, 6,35,000। तो ये आपकी क्या आई? फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है, ग्रॉस WIP जैसा कुछ है नहीं, तो यही नेट हो गई। नेट फैक्ट्री कॉस्ट इज 6,35,000। नाउ कम टू ऐड, क्या करते हैं आप? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 40,000 दे रखे हैं, इनके बारे में कुछ बताया है? ये तो बोल रहे तो सारे के सारे ही फिक्स्ड है। तो भाई फिक्स्ड की तो हमने गलती करी थी, हमने शुरू में 2 लाख यूनिट जो नॉर्मली बनती है उस हिसाब से अनुमान लगा लिया था, 2.5 लाख का लगाना था। तो क्या गलती है उसको सही करो। 40,000 2,50,000 यूनिट्स के लिए निकालना है। 2 लाख यूनिट्स जब थी तब आपने दिमाग लगाया था 40,000। हाँ बिल्कुल 50,000 आ रहा है। सो जो ऊपर है उसको ऊपर, तो नीचे उसको ऐसे और इसको ऐसे। 50,000 ऐड कर दो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। तो नाउ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज 685। और कुछ है आपके पास में ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड्स? नहीं है, तो यही क्या हो जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 6,85,000 तक कोई नहीं पहुंचा हो तो अभी मुझे इंटरप्ट कर सकता है, रिवर्स गियर है मेरी गाड़ी में। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स
80,000 के टोटल है, जिसमें से बोला गया है 50,000 वेरिएबल है, तो वेरिएबल तो फटाफट से सीधे ही लिख देते हैं, उसमें तो कोई चिंता है नहीं। ऐड करो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड वेरिएबल 50,000, फिक्स कितने रह गए? 80 में से 50 वेरिएबल है तो फिक्स कितने? 30,000। ये टोटल 80,000 थे, इसका 50,000 वेरिएबल, 30,000 फिक्स। ये हमारा 2,50,000 यूनिट के लिए कितना होगा? क्या बात है, अब तो सबको आ चुका है। आ गया है तो कॉस्ट ऑफ सेल भी आ गया होगा। अरे वेरिएबल नहीं है ये, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन फिक्स्ड टू द एक्सटेंट ऑफ 50,000 है, मतलब 80 में से 50 फिक्स है, 30 वेरिएबल है। ये उल्टा ले लिया हमने, 80 में से 50,000 फिक्स है, 30,000 वेरिएबल है। अब 30 तो सीधा लिख दोगे और 50 के लिए निकाल लोगे। यस, अब लगाओ इसका टोटल, 7,77,500 कॉस्ट ऑफ सेल तक सब पहुंच गए। आप पढ़ लो, क्वेश्चन समझ आ जाएगा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो भी बात बोली गई हो पढ़िए। करेक्ट हिमांशी निधि। एक्सटेंड मतलब टोटल जितने भी है उसमें से 50,000 तक फिक्स है, तो बाकी बचे वेरिएबल। सेल है आपके पास में, कॉस्ट ऑफ सेल है, प्रॉफिट या लॉस क्या मिला? चलो प्रॉफिट और लॉस निकालो, मैं कॉपी चेक करने आ रही हूँ। सेल लिख दो नीचे 7.5 लाख, सेल तो दे ही रखी है आपको, सेल तो आपको एक्चुअल पता ही है। मुझे प्रॉफिट और लॉस बताओ, मैं अभी आती हूँ चेक करने। देखिए 27,500 का लॉस आ गया, तो इस क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा कहता है रिकंसाइल करो। तो रिकंसाइल करने के लिए अकाउंट्स के प्रॉफिट से शुरू करो और कॉस्ट के लॉस तक पहुंचाना है। तो अकाउंट्स की बुक में प्रॉफिट है 10,000 रुपए और आपको इसे 27,500 के लॉस तक पहुंचाना है। ऐसा क्या प्लस माइनस करें कि 27,500 का नुकसान आ जाए। 10,000 रुपए अकाउंट्स का प्रॉफिट है, कॉस्ट का लॉस है 27,500। तो अब दोनों में फर्क कहाँ कहाँ आया था, एक बात बताओ, डायरेक्ट मटेरियल सेम लिखा था? हाँ, तो उन 3 जगह ही फर्क है। तो वहां पे ओवर एब्जॉर्प्शन और अंडर एब्जॉर्प्शन पता करना है, तो अपनी कॉपी में ऐसे लिख लो कि कॉस्ट क्या लिख रहा है और अकाउंट्स क्या लिख रहा है, फिर पता लगाओ ओवर एब्जॉर्प्शन है या अंडर एब्जॉर्प्शन है। अंडर होगा तो प्लस, ओवर होगा तो माइनस। ठीक है, तो ये अगर टेबुलर प्रेजेंटेशन करोगे, मैं आपको प्रेजेंटेशन सिखा देती हूँ पेपर में, उससे आपके मार्क्स बहुत ज्यादा अच्छे आ सकते हैं। कई बार क्या होता है, एग्जामिनर को देखने में गलती, मतलब देखने में कष्ट नहीं हो ना, तो मार्क्स देने में आप मतलब कंजूसी करता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हाँ बिल्कुल दिल खोल के देगा, आपको तो फाउंडेशन में मिले ही है सबको, आपको पता ही है। तो क्या करना है, सबसे पहले लिखो कॉस्ट में क्या है, अकाउंट्स में क्या है, और रिकवरी लिखो ओवर है या अंडर है। पहला खर्चा जिसमें फर्क है वो क्या है, फैक्ट्री ओवरहेड। तो फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट में कितना लिखा है और अकाउंट्स में कितना लिखा है। अकाउंट्स वाला मैं लिखूंगी, कॉस्ट वाला आप कॉस्ट शीट से देखकर बताएंगे। अकाउंट्स में 1,20,000 लिखा है, अकाउंट्स में कितना है, सॉरी कॉस्ट में कितना है,
कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड का टोटल फिक्स्ड और वेरिएबल का 1.35। ओके, इज इट ओवर रिकवरी और अंडर रिकवरी? अगर ऐसी टेबल बना देंगे तो गलती के कोई चांस रहेंगे क्या? नहीं, वही करना है, गलती रिड्यूस टू निल। नेक्स्ट, ऑफिस वाले खर्चे। तो ऑफिस वाले मैं देखती हूँ अकाउंट्स में कितने हैं, 40,000। कॉस्ट क्या आप बता दो? 50,000। तो ये क्या है? ये भी ओवर। ये कॉस्टिंग ने क्या करा है? ओवर रिकवरी। अच्छा, थर्ड इज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। $80,000 अकाउंट्स ने लिखे थे और कॉस्टिंग ने सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कितने लिख दिए? ये भी ज्यादा लिख दिए। ओवर रिकवरी। तो ये तीनों ओवर रिकवरी कितने से है, ये अमाउंट आप माइनस कर दोगे। चाहे तो एक कॉलम और बना लो कि ओवर रिकवरी है कितने रुपए की, तो और इजी हो जाएगा। डिफरेंस 15,000, 10,000 और 12,500। ये ओवर रिकवरी को आप एक एक करके लेस करोगे रिकॉन्सिलिएशन में। पहुंच गए लॉस तक? 10,000 का प्रॉफिट था। ओवर रिकवरी नंबर 1, ओवर रिकवरी नंबर 2, ओवर रिकवरी नंबर 3 एंड आई गॉट का लॉस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, स्टार मार्क कर लेना। इलस्ट्रेशन नंबर 7, सॉरी 27,500। ओके ओके ओके, मैंने कैलकुलेट नहीं किया ना। करंट लगाओ सितारे क्वेश्चन पे। अब इलस्ट्रेशन नंबर 12 के जो भी डाउट थे वो पूछ लो। कथा नहीं, कथा के साथ सीधा चैप्टर ही संपूर्ण होना था आज। अब मुझे पता है ना 12वां क्वेश्चन बताना है, उसके अलावा बस 9 तो आप करोगे। उसके बाद कल टेस्ट है ना, उसके बाद में मैं जो भी करके लाएंगे उनको बता दूंगी। ये इलस्ट्रेशन नंबर 12 आपको किस हिसाब से करना था? इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग के हिसाब से। ठीक है, इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग के हिसाब से तो ये शेयर कैपिटल का अकाउंट भी बनाना पड़ेगा और रिजर्व का अकाउंट भी। ये अकाउंट्स तो काम के नहीं है, देखो सीधे सीधे बताते हैं, इनमें कुछ चेंज आता नहीं है क्योंकि कॉस्ट में ये सब आते नहीं है। तो ये तो सिर्फ अकाउंट्स के हिसाब से जो अकाउंट होता है, शेयर कैपिटल का बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन होता है क्योंकि नेचर क्या होता है? क्रेडिट। इनिशियल नेचर ऑफ शेयर कैपिटल इज क्रेडिट। तो फिर और कुछ ट्रांजेक्शन आएगी नहीं क्योंकि आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि कॉस्ट की बुक में वो आपको शेयर इश्यू करवाएगा। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, यही खत्म। रिजर्व का अकाउंट कौन सा होता है? नॉर्मली होता है, कोई भी हो सकता है, दे रखा होगा डेबिट है या क्रेडिट है, नहीं दे रखा तो क्रेडिट मानेंगे बाय डिफॉल्ट। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, हम ये मानते हैं कि हमारा रिजर्व अच्छा वाला बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस। फिर याद करो जो लास्ट में आपको प्रॉफिट होता है किसी भी बिजनेस से, वो भी रिजर्व में जाता है। ये अकाउंट्स की कॉन्सेप्ट है और ये क्वेश्चन आपके चांस होने के चांसेस भी बहुत कम है। मतलब टेस्ट आपको कोई एग्जामिनर इस क्वेश्चन के बेसिस पे करे क्योंकि इसमें अकाउंट्स के कॉन्सेप्ट लग रहे हैं। तो ये आपका आएगा बिल्कुल अकाउंट्स में, फाइनल अकाउंट्स में आएगा, वहां कीजिएगा। तो आपने प्रॉफिट जितना भी हुआ वो इसमें डाल दिया और ये बैलेंस कैरिड डाउन हो गया। अब आती है बात सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट की। 5 लाख रुपए क्रेडिटर का बेसिक नेचर बैलेंस, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 5 लाख रुपए। क्रेडिटर में और क्या आता है? क्रेडिट सेल से वो बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। हाँ हाँ हाँ, सेल से क्रेडिटर कब से बढ़ने लग गया? नींद में हो गया सब? सेल से डेटर बढ़ता है। क्रेडिटर कौन होता है? पैसे देने, क्या खरीद के लाए हो उनसे? मटेरियल लेकर आए हो ना। तो जब मटेरियल परचेज किया था क्रेडिट पे तो एंट्री क्या थी इंटीग्रेटेड में? SLC टू क्रेडिटर। सब गलत हो, सब गलत हो। मैंने क्या पूछा था? क्रेडिट पे लेकर आए हो, फिर कैश कैसे आएगा? इंटीग्रेटेड। SLC टू क्रेडिटर विदाउट एनी डाउट। तो क्रेडिटर अकाउंट क्रेडिट हो रहा है जब आप खरीद के ला रहे हो। कहाँ खरीद के लाए हो? क्वेश्चन में देख लो।
क्वेश्चन में कहीं तो आपने क्रेडिट पे कुछ खरीदा है, ये खरीद लाए 10 लाख रुपए, और ये पता कैसे लगेगा कि ये उधार पे खरीद के लाए हैं? क्योंकि इस क्वेश्चन में क्रेडिटर और डेटर आ रहे हैं, तो हम ये एज्यूम करेंगे कि हम पैसे नहीं देके आए, हम उधार पे लेके आए 10 लाख का सामान। SLC टू क्रेडिटर, तो ये क्रेडिटर अकाउंट में भी जाएगा और SLC अकाउंट में भी जाएगा। मैं एंट्रीज करवा देती हूँ, फिर इनको अकाउंट्स में डाल देना। स्टोर्स इशूड टू प्रोडक्शन, WIP टू SLC। स्टोर्स इन हैंड, स्टोर यानी स्टॉक लेजर वाला, वो आपके हाथ में बच गया 95,000 का। इसका क्या करेंगे? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कहाँ डाल रहे थे हम? ये तो कहीं नहीं डालते। मटेरियल कंट्रोल अकाउंट या SLC में, SLC अकाउंट का बैलेंस बच जाएगा ये बस। फिर वैसे तो देखो रॉ मटेरियल आप लाते हैं खरीद के, तब एंट्री क्या होती है? भूल ही जाते हो क्या 2 दिन बाद सब कुछ? इंटीग्रेटेड, हम इंटीग्रेटेड की बात कर रहे हैं ना। आप रॉ मटेरियल खरीद के लाए, एंट्री SLC टू क्रेडिटर। 2 ऑप्शन है, उस मटेरियल का क्या करोगे? या तो आप आगे सामान बनने के लिए भेज दोगे तो WIP टू SLC, या आपके पास में रखा रह गया तो SLC का क्लोजिंग बैलेंस वो लिख दिया गया, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 95,000। जो आपने आगे भेज दिया वो WIP में गया, जो आपने इधर बैलेंस में डाला वो बैलेंस है, ये बैलेंस है, ये है। अब इस अकाउंट को कुछ हमें लेफ्ट राइट में कुछ मिल जाता है, अगर टोटल नहीं होता है तो बैलेंस लिख सकते हैं क्या? ये अकाउंट पे जरा नजर डालिए कि आपने टू बैलेंस ब्रॉट डाउन भी लिख दिया, बाय बैलेंस कैरी डाउन भी लिख दिया। अब मेरे को फर्क आ रहा है, क्रेडिट साइड में 5,000 रुपए कम पड़ रहे, क्या लिखूं मैं? हाँ, किसमें? बैलेंस में ही। हाँ, एक ऑप्शन हो सकता है कि आप बैलेंस में ऐड कर लो, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि जब आपको मैंने बता ही दिया कि इतना बचा, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं तो गया होगा, स्टॉक कहीं ना कहीं गया होगा। फिर मैंने आपको ये भी बता दिया कि डायरेक्ट कितना गया था या WIP में कितना गया था, तो वो 10,50,000 था। तो उसके अलावा कहाँ जा सकता है? फैक्ट्री में जा सकता है, ऑफिस में जा सकता है, सेलिंग में जा सकता है, पर बाय डिफॉल्ट किस में मानेंगे? कहाँ जाएगा सामान? रॉ मटेरियल है, तैयार होने के लिए जाएगा फैक्ट्री में। तो आपने फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट बैलेंसिंग फिगर से लिख दिया, इसलिए यहाँ पे ये लिखा गया है। लेकिन जो लोग यहाँ पे बाय बैलेंस कर देते हैं उनका काइंडली गलत नहीं होता है, लेकिन अगर आपको बता दिया ना कि बैलेंस इतना है तो इसका मतलब उतना ही है, तो वो कहीं ना कहीं गया है, ठीक है। और जर्नल एंट्री, डायरेक्ट वेजेस इनकर्ड, बोलो वेजेस होने की एंट्री क्या होती है? वेजेस टू कैश में दिया है क्या? कैश या बैंक होता है, क्रेडिटर नहीं होता वेजेस में। इसमें बैंक बैलेंस है क्या? कहीं देख लो, अगर बैंक बैलेंस है, इकट्ठा ही है, कुछ भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे बैंक लिखो चाहे कैश लिखो। अगर आपको क्वेश्चन में शुरू में केवल बैंक का बैलेंस दिया होता तो आप यहाँ पे क्या लिखते? बैंक लिखते। क्वेश्चन में शुरू में केवल कैश का बैलेंस दिया होता तो आप क्या लिखते? कैश लिखते। वेरी गुड। डायरेक्ट वेजेस चार्ज टू प्रोडक्शन एंट्री विल बी WIP अकाउंट डेबिट टू वेजेस, एब्जॉर्ब हो गए वेजेस। हाँ, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस इनकर्ड, खर्चा करा है, बताओ। मैन्युफैक्चरिंग यानी फैक्ट्री वाले, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू, सुमित ही बताएंगे, बोलो। नहीं, मैं मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस की बात कर रही हूँ। खर्चा किया है, कुछ गया है क्या आपके हाथ से? पैसा जाता है तो क्रेडिट होता है। फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब इस मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड को आपने प्रोडक्शन में चार्ज किया, फैक्ट्री ओवरहेड का स्टेशन कौन सा है? WIP टू फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, पहले खर्चा हुआ होगा तो क्या एंट्री होगी? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू कैश में खर्चा हो गया। इसको कहीं लेकर जाना है? लेकर तो जाना है, पर इसने बताया नहीं है कहाँ लेकर जाना है, तो हम तो छोड़ के आ जाएंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स में, ठीक है। इसको छोड़ाओ, कॉस्ट ऑफ सेल्स में छोड़ के आए क्या? या ऊपर देखो अकाउंट बना है क्या कॉस्ट ऑफ सेल्स का? नहीं, ये तो नहीं बना। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में बाय डिफॉल्ट ये कहाँ पे छोड़ के आ रहा है, इसको देखते हैं। ये भी कॉस्ट ऑफ सेल में ही छोड़ के आ रहा है, चलो हम भी वहीं छोड़ के आए। क्या
मैंने यही लिखवाया कि कॉस्ट ऑफ सेल में ही छोड़ के आना है। अगर आपको बाय डिफॉल्ट यहाँ पे गलती से सीओजीएस का बैलेंस दे रखा हो, तब हम ऐसे रुक रुक के जाते हैं कि बीच में कई बार कोई गाड़ी एक स्टेशन बीच में भी रुकती है ना, तो फिर सीओजीएस, फिर आगे सीओजीएस खुद जाता है इस कॉस्ट ऑफ सेल में, वरना जनरली आप देखोगे मैंने लिखवाया हुआ है कॉस्ट ऑफ सेल में ही जाएगा। कॉस्ट ऑफ सेल में डालने की एंट्री क्या होगी? कॉस्ट ऑफ सेल अकाउंट डेबिट टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, फिनिश्ड स्टॉक प्रोडक्शन एट कॉस्ट। ये फिनिश गुड्स कैसे तैयार होता है? WIP से। तो फिनिश गुड्स तो बन गया और खत्म कौन हो गया? WIP हो गया। कितने से? 18 लाख से। सेल्स एट सेलिंग प्राइस, सेल की एंट्री कैश आया टू कॉस्टिंग P&L, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ये आपका फिनिश गुड्स का बैलेंस बच गया लास्ट में। बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन या टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, उल्टा होगा। ये इसको भी कितना है फिनिश गुड्स का बैलेंस? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन में ही जाएगा। बच गए तो कहाँ गया अकाउंट? ये रहा, ये 95,000 का बैलेंस बच गया। WIP से इतना आया था। अब जो बैलेंस करने के लिए, अब बैलेंस लिख सकती हूँ क्या? जब आपने लिख ही दिया कि क्लोजिंग बैलेंस इतना है, तो अब अगर फर्क आ रहा है अकाउंट में तो क्या करूं? कितना बच गया, यानी बाकी का सेल होने चला गया होगा। कॉमन सेंस है ना। फिनिश गुड्स बना कितने का? 18 लाख का। इसमें से कह रहा है कि इतना बच गया, तो बाकी कहाँ गया? सेल होने। सेल होने गया तो या तो चाहे इसको आप सीधा कॉस्टिंग P&L में डालो या कॉस्ट ऑफ सेल में डाल दो। कॉस्ट ऑफ सेल भी अल्टीमेटली वहीं जानी है, सब कोई वहीं पहुंचेंगे, तो आप डरो मत, किसी में भी डालो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो बाकी का सेल होने चला गया। अब और क्या एंट्री है? पेमेंट टू क्रेडिटर, एंट्री बताओ ये वाली। तो वेरी गुड। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश, डेटर से मिला तो कैश टू डेटर। ये इन पर्टिकुलर अकाउंट्स में चली जाएगी। ज्यादा से ज्यादा आपका क्या होगा? आपका बाय बैलेंस या टू बैलेंस जो है वो मैच नहीं होगा। कई बार आप कॉस्ट ऑफ सेल की जगह कॉस्टिंग P&L में डाल दोगे या सीओजीएस में डाल दोगे, कभी गलत नहीं होगा। बता रही हूँ कौन सी वाली, ये 95,000 या फिर ये वाली फिनिश स्टॉक प्रोडक्शन। देखो दो बातें। सबसे पहले इसने बोला कि 18 लाख का सामान फिनिश गुड्स बनकर तैयार हुआ और उसके बाद में 95,000 का मेरे पास में रह गया। 18 लाख का बनकर तैयार हुआ है, यानी WIP तैयार हुआ है फिनिश गुड्स में। नहीं, फिनिश गुड्स तो बना है और खत्म कौन हुआ है? WIP। सो एंट्री विल बी फिनिश गुड्स टू WIP 18 लाख। ये तो था सामान बन गया। अब इसने बोला कि 95,000 का सामान आपके पास में हाथ में रह गया, कुछ नहीं हुआ उसका, तो वो तो फिनिश गुड्स के अकाउंट में बाय बैलेंस कैरी डाउन होगा। तो फिर बाकी बचेगा क्या हुआ? 18 लाख का तैयार हुआ था, उसमें से 95 आपके हाथ में है, तो बाकी कहीं ना कहीं तो गया है। और आपको पता है ऊपर सेल हुई है, यानी वही गया होगा आगे सेल होने के लिए। सेल होने के लिए कॉस्ट ऑफ सेल में ले जाओ या P&L में ले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो कितना रह गया वो? 18 लाख और 95 का डिफरेंस, वो 17,05,000 जो है वो सेल होने चला गया। अब एक मैं लास्ट क्वेश्चन पूछ के जा रही हूँ आपसे, वो थोड़ा मेरे को बताना। अगर आपको ये बोला जाता कि फिनिश गुड्स का आपके पास में ओपनिंग बैलेंस था 50,000 रुपए, तो फिनिश गुड्स अकाउंट में कहाँ लिखते? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन में? गलत बता रही हूं मैं? सही बता रही हूँ? फिनिश गुड्स एसेट है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ही होगा ना, ठीक है। प्लस ये इस साल मैंने 1 लाख का बनाया, तो मेरे पास में कितना सामान है? 1.5 लाख का। अब आपको मैंने बोल दिया कि ना मैंने जो भी सेल की उसके बाद में मेरे पास में 20,000 का बचा, तो मैंने क्या सेल की? निकाल के बताओ। 1,30,000। आपको फिनिश गुड्स अकाउंट बना के दिखाना है अभी इस इंफॉर्मेशन से। क्या किया है? ये ओपनिंग बैलेंस था, ये इस साल WIP से तैयार हुआ है, ये इस साल सेल हुआ है या कॉस्ट ऑफ सेल में आगे गया है, और वो क्लोजिंग स्टॉक बचा है।
ये एग्जाम्पल लिख लेना एक जगह पे और अकाउंट बना लेना, आगे कभी भूलोगे नहीं। एक लाख की WIP तैयार हुई है फिनिश गुड्स में। एंट्री करके बनाओ चाहे सीधा बनाओ, बस अकाउंट बनाओ। बन गया, दे दो कॉपी, शिव पास करना उनकी कॉपी। बस एक जीरो कम है बैलेंस में। चलो बाकियों का चेक कर लेते हैं। इसका जो भी अकाउंट है मैं बना के जा रही हूँ, जूम मीटिंग वाले स्टूडेंट्स चेक कर लेना। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 20,000, बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स 1,30,000, टू WIP 1 लाख। ये आप लोग चेक कर लीजिएगा जो भी जूम मीटिंग पे है। दैट्स इट फॉर टुडे। कल आपका टेस्ट है और इलस्ट्रेशन नंबर 9 में किसी भी तरह की तकलीफ होगी तो सॉल्व करवा दी जाएगी।